नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। हम लोग अपने YouTube चैनल पर आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन होता है आपके परीक्षा के लिए वो लेकर उपस्थित होते हैं। और इस टाइम जो हम लोग कर रहे हैं ये हम लोगों का जो IAS या UP PCS का आप एग्जाम देते हैं उसमें एक NCERT का पार्ट होता है और कहते हैं कि NCERT पढ़ना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, उसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें, वो सभी चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं। और इसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी NCERT को देख रहे हैं। अभी तक का जैसे हम लोगों ने क्लास 6 क्या कर चुके हैं, तो क्लास 6 की जो है पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कंप्लीट किए हैं, तो पॉलिटी हम लोगों की क्लास 6 की कंप्लीट हो चुकी है। और ये NCERT क्लास 6 की ज्योग्राफी है, पूरे ज्योग्राफी हम लोग अब लेकर चल रहे हैं, क्लास 6 पूरा कवर करेंगे। और जैसे कि क्लास 6 का जो बुक है इसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। तो पृथ्वी हमारा आवास के अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर है अध्याय 1 ये है सौरमंडल में पृथ्वी। अब इसमें देखेंगे कि आखिर सौरमंडल में पृथ्वी में क्या सिखाने का प्रयास किया गया है और NCERT हमें क्या बताना चाहता है। चलते हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने इस चैप्टर का। देखिए, बुक की शुरुआत में हमेशा भारत की उद्देशिका या भारत का संविधान की उद्देशिका को दिया गया है, जिसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। ये हमारी उद्देशिका है, जो कि किसी भी जैसे हम कोई भी बुक उठाएंगे तो बुक के पहले चैप्टर में यही है, तो हम लोगों ने शुरुआत भी उसी से की। अब जैसे कि इसमें विषय सूची एक बार देखें तो जो हमारी पृथ्वी आवास है इसमें हम लोगों का पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा चैप्टर है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, भारत की जलवायु वनस्पति एवं वन्य प्राणी, ये इसके चैप्टर दिए गए हैं। अभी हम लोग जो आज देख रहे हैं, आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 है और ये हम देखेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। इसको करने के बाद में हम धीरे धीरे जैसे हम लोगों ने पॉलिटी को खत्म किया उसी तरह से हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को और हिस्ट्री के बाद फिर से हम लोग आ जाएंगे पॉलिटी में क्लास 7 पे। बाकी जैसे कि इकोनॉमिक्स वो 9 से स्टार्ट होती है, साइंस है, साइंस के कुछ टॉपिक हैं, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अलग से टॉपिक है, तो वो हम लोग अलग से कर लेंगे, उसके लिए आप परेशान होइए। चलिए देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर की शुरुआत। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, देखिए यहाँ पे पहली चीज तो हमारा सौरमंडल दिया गया है पूरा, जिसमें छोटा छोटा सा लिखा हुआ है बृहस्पति बुध शनि सब कुछ दिया गया है। चैप्टर की शुरुआत है, अध्याय 1 है पृथ्वी, चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं। अब जो बिंदु होते हैं उनको तारे कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। उन तारों को कैसे बताया जा रहा है आपसे वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, इतने तारे हो जाते हैं कि आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कुछ तो देखेंगे जो तारे होते हैं, कुछ जो बिंदु होते हैं, अभी तारे का नाम नहीं दिया गया है, अभी सिर्फ ये दिया गया है कि आप जो ये कुछ टिमटिमाते हुए बिंदु दिखेंगे और कुछ बिल्कुल चंद्रमा की तरह समान चमकते हुए दिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। देखिए अब आप जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर पूर्णिमा होती क्या है। तो पूर्णिमा क्या होती है, तो पूर्णिमा होती है जब चंद्रमा पूरा पूर्ण होता है, मतलब पूरा चंद्रमा होता है, उस दिन को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्ण चंद्र या पूर्णिमा होती है। उसके 15 दिन बाद इसे नहीं देख सकते। कितने दिन बाद, तो जब 15 दिन का क्रम होता है, 15 डेज बीत जाते हैं, तो 15 डेज बाद क्या होता है, इसे आप नहीं देख सकते हैं।
यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। मतलब 15 दिन बाद क्या हो जाती है कि यह जो है नए चंद्रमा, अब वहां से क्या होता है, चंद्रमा जब गायब हो जाएगा, चंद्रमा गायब होने के बाद फिर से नया चंद्रमा निकलेगा, तो नया चंद्रमा निकलने की स्थिति को एक नया न्यू मून बोलते हैं इसको, और इसी को बोलते हैं क्या, अमावस्या बोलते हैं। ये यहाँ पे अमावस्या दिया गया है, न्यू मून या अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा की रात को नए चंद्रमा की रात या अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, अब दो चीजें याद रखिएगा। पहला चीज, जब पूरा चंद्रमा होता है तो पूर्णिमा होती है, और जब नया चांद की शुरुआत होती है तो न्यू मून या फिर अमावस्या उसको बोलते हैं। ठीक है, अवलोकन करना है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा या इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? अब देखिए, यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछा कि अगर आपको आश्चर्य नहीं होता कि भाई क्यों नहीं देख सकते हैं, तो इसमें जैसे सिंपली हम लोग देखें तो जब इनकी लाइट कम होती है, वहीं सूरज की जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एक कारण तो ये भी हो जाता ना कि इतनी ज़्यादा जब सूरज की लाइट होती है तो उस लाइट के अंतर्गत इसकी लाइट खत्म हो जाती है, इसकी लाइट हमें प्रतीत ही नहीं होती है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश, देखिए वही कारण यहाँ पे दिखाया गया जो मैंने आपको बताया है। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय ही चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। रात में तो ये दिख जाती हैं चमकते हुए क्योंकि इनके कम लाइट है, लेकिन दिन में क्या सूर्य का क्या होता है, प्रकाश बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए तेज प्रकाश के कारण हम इनको नहीं देख सकते। आगे चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो जितनी भी वस्तुएं हैं ये सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जितना भी आपने रात में देखा, ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। जैसे जो भी आप रात में देखे हैं आसमान में, वो सभी चीजें खगोलीय पिंड होते हैं, जिसमें सूर्य भी शामिल है, चंद्रमा भी शामिल है और सभी चीजें शामिल है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े होते हैं, बड़े आकार के होते हैं वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। क्या कह रहा है? अब जो ये खगोलीय पिंड हैं, ये कुछ बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, साथ में ये गैसों से बने होते हैं। इनमें पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश होता है, वही प्रकाश से ये हमें दिखाई देते हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। अब देखिए पेज के लास्ट में बोलता है ये सारे पिंड जो ये टिमटिमाते हुए आपको दिख रहे हैं, ये सभी तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है? जो सूर्य इतना तेज चमक रहा है, ये भी एक जो सूर्य इतनी तेज चमक रहा है, ये भी एक तारा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है। देखिए जो एनसीईआरटी होती है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा जो काम करती है आपकी थिंकिंग पे, आपको करा के देखने में। चलिए देखते, आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टार्च की, एक सादा कागज की, पेंसिल की और एक सुई की। चरण एक, क्या करना है? कागज के मध्य में टार्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच ग्लास से सटा रहे। अब टार्च के कांच के चारों तरफ एक वृत्त खींचिए। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज पे छिद्रित वर्तीय भाग को कांच के सामने की तरफ रखें। हम टार्च के चारों तरफ कागज को लपेट कर रबड़ बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टार्च की स्विच कागज के बाहर रहे। ठीक अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार पर की ओर मुंह करके इस टार्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाइए। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टार्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे। कैसे? जैसे ये है टार्च, आप मान लीजिए इसमें छोटे छोटे बिंदु लगाएंगे तो दीवार पे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए मैं इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनाता हूँ, तो यहाँ पे प्रतिबिंब इसी तरह दिखेगा जैसे ये छोटे छोटे बिंदु यहाँ पे दिखते रहेंगे। ये छोटे छोटे यहाँ पे बिंदु की तरफ से हमारा प्रकाश नजर आएगा, ऐसे ये हमें दिखेगा। ठीक है, ये दीवार है। चलिए, तो वैसे ही जैसे रात में के समय आसमान में तारे चमकते हैं, अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के समय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। ये आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज के रूप में दिखाया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है। हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? देखिए आगे तो एक फिगर दिया गया है जिसमें सप्तऋषि एक ध्रुव तारा के बारे में बताया गया है, लेकिन ये क्या है तो इसको हम पढ़ेंगे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इनमें से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। अतः
तथा ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। मतलब क्या है, इसका कारण क्या है, तो ये बहुत दूर हैं, बहुत अधिक दूर हैं, तो दूरी के कारण जो है ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। ठीक, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी कितना छोटा सा दिखाई देता है। रात के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि रात्रि के समय जब आप देखेंगे तो क्या होगा, विभिन्न समूहों को देख सकते हैं और ये सभी आकृतियां क्या होती हैं, नक्षत्र मंडल होते हैं। नक्षत्र मंडल, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक अलग चीज बताई गई है, आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या, तो आर्सा मेजर या बिग बियर उसका नाम है, वो एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। अब क्या कह रहा है, बहुत ही आसानी जिसको हम पहचान सकते हैं वो स्मॉल बियर या सप्तऋषि होता है। सप्तऋषि अर्थात क्या हुआ, 7 ऋषि या ऋषि संत। यह 7 तारों का समूह है। क्या कह रहा है, ये 7 ऋषियों का मतलब 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है। एक बड़ा नक्षत्र मंडल क्या है, आर्सा मेजर, जो यहाँ पे हम लोगों का जिक्र हुआ उसका भाग है। ठीक है, चित्र 1.1 में आपने परिवार के पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों के नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि, क्या कह रहा है यहाँ पे, प्राचीन समय की बात कर रहा है, मतलब उस समय की बात जब घड़ी वगैरह या कंपास वगैरह नहीं था, तब लोग रात के दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा, अब यहाँ पे उत्तरी तारा की बात कर रहा है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। मतलब ध्रुव तारा हमेशा कब यहाँ रहता है, ये देखिए ये यहाँ पे ध्रुव तारा दिखाया गया है। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर नॉर्थ की तरफ रहेगा, ये नॉर्थ हो जाता है। ठीक, ये पूर्व दिया गया है, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं। कहा जाता है यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को पता कर सकते हैं, स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारकों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। ठीक है, अब देखिए ये है संकेतक तारा। देखिए ये पूरे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ये बने होते हैं, और इसमें जो इस तरह के डॉट होते हैं इनको अगर आप मिलाएंगे तो ये सीधे जो है कहाँ पे आपको ले जाएगा, तो ये ध्रुव तारा की तरफ आपको लेकर जाएगा, जो नॉर्थ में रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। कुछ खगोलीय पिंडों को अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब क्या कह रहा है कि कुछ की खुद के प्रकाश और खुद की ऊष्मा नहीं होती, उनको ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट बोलते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनटाइन जो है शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। इसका अर्थ क्या होता है, मतलब जो प्लेनेट होता है ये ग्रीक भाषा में अगर देखें तो इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। मतलब अब ये ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रह चारों तरफ घूमने वाले होते हैं। पृथ्वी, अब यहाँ पे पृथ्वी का जिक्र आया पहली बात, तो पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी पे हम सभी लोग रहते हैं, और उसी पृथ्वी के बारे में बता रहा है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। क्या है, ये तारा नहीं है, इसकी ऊष्मा वगैरह नहीं, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है और जो है इसकी ऊष्मा आती है। एक ग्रह है, यह अपनी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। अब यहाँ पे ये भी बता दे रहा है पृथ्वी किससे ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त करता है, तो ये सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। ठीक, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है सूर्य। ठीक, पृथ्वी पर को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि इसका जो इसके प्रकाश है ऊष्मा है ये दूसरे से यहाँ पे आ रही है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने पे देखिए यहाँ पे पूरा हम लोगों का जो सौरमंडल है, सौरमंडल के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे ये सूर्य की स्थिति है। यहाँ पे दोस्तों ये आपको पूरी तरह से रट लेना है, पूरे ग्रह को याद कर लेना है, सब चीज़ याद कर लेना है, क्योंकि इससे आपके प्री के में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो इससे हमको लगता है 4-5 क्वेश्चन तो आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक, पहली चीज़ सूर्य के चारों तरफ सारे समस्त ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी ग्रह किसको बोलते हैं, तो बुध, जिसे मरकरी बोलते हैं। इसकी दूरी कितनी है, तो 58 है मात्र। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूरी का जो मात्रक दिया गया है ये 10 लाख दिया गया है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ये 58 मिलियन है यहाँ पे।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो ग्रह है, देखिए यहाँ पे ये लाइन बनी हुई है, इस लाइन की बात करें, इसी लाइन पे ये घूमता रहता है। अगले ग्रह पे चलते हैं तो ये वीनस है, वीनस को शुक्र बोलते हैं, ये 108 मिलियन दूर है। ठीक, अब ये जो तीसरा ग्रह है हमारा अर्थ जो है, ये कौन सा ग्रह है? जैसे ये पहला हो जाता है, ये दूसरा हो जाता है, पृथ्वी हमारी हो जाती है तीसरी ग्रह हो जाती है, जो कि देखिए आप यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया गया है। ठीक, क्योंकि दूर से देखने पे ये ब्लू ही लगती है। तो पृथ्वी हमारी अर्थ जो है 150 मिलियन दूर है। ठीक, अगले चलते हैं। जो लाल लाल दिख रहा है ये आपका मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह पे काफ़ी सारी रिसर्च वगैरह चल रही हैं, तो ये मंगल ग्रह हो जाता है चौथा ग्रह हमारा। इसको मार्स बोलते हैं, 228 मिलियन की दूरी पर स्थित है। देखिए अब यहाँ पे एक पट्टी पाई जाती है जो छोटे छोटे एक तरह से कंकड़ पत्थर टाइप में होते हैं, या बड़े बड़े चट्टानों के जो एक दीवार की तरह से होती है, इसको क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं। ये क्या है? तो ये क्षुद्र ग्रह पट्टी। कभी कभी होता है कि ये क्षुद्र ग्रह यहाँ से जब कोई भटक जाता है और ये धीरे धीरे अगर ये पृथ्वी पे आ जाता है तो ये पृथ्वी के वातावरण में आके जल जाता है, कभी कभी गिरता है तो इससे नुकसान भी होता है। ठीक, तो ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला ग्रह जो होता है ये हमारा 5वां ग्रह है। ये है जुपिटर, जिसको हम लोग बृहस्पति बोलते हैं। ये 778 मिलियन दूर है और ये अब गैसीय ग्रह हैं। जैसे आपको ने देखा होगा एक ठोस ग्रह होते हैं, गैसीय ग्रह होते हैं, तो गैसीय ग्रह यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि ये गैस के रूप में होते हैं, तो इसीलिए इसको गैसीय ग्रह बोलते हैं। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी को पाया जाता है। अब अक्सर दूरी पूछा जाता है कि जो गैसीय ग्रह हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो गैसीय ग्रह क्षुद्र पट्टी के बाद में पाए जाते हैं जो पूर्णतः गैस के रूप में रहते हैं। आगे चलते हैं तो आगे हमारा आता है ये 5 नंबर हो गया, ये छठा ग्रह हमारा हो जाता है शनि, जिसको जो है कितनी दूर है, तो ये 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब आगे चलते हैं तो अगला जो हमारा 7वां ग्रह है ये यूरेनस है, और इसके बाद नेपच्यून ग्रह आ जाता है, ये हमारा 8वां ग्रह है। एक नवा ग्रह था जिसको जो है इससे बाहर कर दिया गया था। ठीक, उसको भी हम अभी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बुध ग्रह के बारे में, पहले ग्रह के बारे में, बुध के ग्रह के बारे में दिया गया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? तो ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में, मतलब सबसे कम दूरी पे बुध स्थित है जो कि 88 दिन में पूरे कर लेता है। अपने अक्ष पे 59 दिन में पूरा करता है। देखिए यहाँ पे जितने भी ग्रह हैं ये 2 चक्कर लगाते हैं। एक होता है कि अपने अक्ष पे जैसे ऐसे घूम जाना, ठीक, एक होता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, जैसे ये ऐसे इधर चक्कर लगा रहे हैं, तो ये चक्कर लगा रहे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो वही है कि ये 88 दिन में पूरा करता है। अपने अक्ष पे कितने दिन में? तो 59 दिन में पूरा करता है। शुक्र की बात करते हैं, शुक्र अपनी ओर एक परिक्रमा 255 दिन में पूरा करता है। वहीं अपने अक्ष पे, मतलब ये सूर्य की तरफ कितने दिन में? 255 दिन में, और अपने अक्ष पे 243 दिन में पूरा करता है। अब पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी अपने चारों ओर जो परिक्रमण होता है सूर्य के चारों तरफ, ये 365 दिनों में पूरा करता है, और अपने अक्ष पे 1 दिन में या 24 घंटे में पूरा कर लेता है। अब पृथ्वी जो यहाँ पे ये है। ठीक, अब इसमें जैसे चंद्रमा की संख्या, अभी तक का चंद्रमा की संख्या मतलब उपग्रह, मतलब इसका भी कोई सब पार्ट, जैसे इसके आसपास यहाँ पे कोई एक छोटा सा ग्रह आ जाए, उसी तरह से पृथ्वी के पास एक छोटा सा उपग्रह है जिसको बोलते हैं चंद्रमा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे चंद्रमा हो जाएगा। ये चंद्रमा क्या करता है? तो ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। ठीक, ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा कितने हैं? 1 है। अब मतलब उपग्रह कितने हैं? तो 1 है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है मंगल ग्रह। मंगल सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा काल है ये 687 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पे 1 दिन में पूरा करता है। इसीलिए कहते हैं, और ये 23.5 अंश झुका हुआ भी है, तो इसीलिए कहते हैं कि मंगल ग्रह पे एक तरह से जीवन हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ इसकी खोज चल रही है जीवन या नहीं है, हो सकता हो कि नहीं हो सकता, ये तो आगे खोज का विषय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इसमें कहा गया चंद्रमा, चंद्रमा का अर्थ होता है उपग्रह। उपग्रह यहाँ कितने हैं? तो इसके 2 उपग्रह हैं, और साथ ही में इसमें आप देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आंतरिक ग्रह, इनको आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं, इसीलिए इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ये बाह्य ग्रह हैं जो कि ये पट्टी से बाहर स्थित हैं, इनको बाह्य ग्रह, ये सूर्य से बहुत दूर हैं और बहुत बड़े हैं, और ये गैस के रूप में है। तो इसीलिए मैंने कहा था ठोसीय ग्रह और गैसीय ग्रह यहाँ पे, लेकिन आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह भी होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। तो बृहस्पति जो हमारा 5वां ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने और लगभग 12 साल में पूरा करता है, और अपने अक्ष में ये 9 घंटे 56 मिनट में पूरा कर सकता है। आप चंद्रमा की संख्या की बात करें तो ये 16 है, मतलब उपग्रह इसके कितने टोटल हैं? तो ये 16 उपग्रह हैं। शनि की बात करते हैं तो सूर्य के चारों ओर
एक चक्कर परिक्रमा लगाता है 29 साल 5 महीने के और अपने अक्ष पे 10 घंटे 40 मिनट में लगा देता है। चंद्रमा की संख्या 30 है। अभी इसमें हाल ही में इसमें वृद्धि हुई है, ये लगभग संख्या सबसे अधिक हो गई है। इस समय अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सर्वाधिक जो है उपग्रहों की संख्या है। ठीक, आगे चलते हैं यूरेनस की बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में पूरा करता। देख लीजिए यूरेनस सूर्य का एक चक्कर कितने साल में पूरा करता है, तो 84 साल में एक चक्कर पूरा करता है। वहीं अपने अक्ष पे घूर्णन कितने दिन में पूरा करता है, तो 17 घंटे 14 मिनट में पूरा कर लेता है। चंद्रमा की संख्या लगभग 17 है, मतलब उपग्रह की संख्या लगभग 17 है। नेपच्यून की बात करते हैं तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 164 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पे 16 घंटे 7 मिनट में पूरा कर लेता है। चंद्रमा की संख्या टोटल 8 है। तो ये चीज आपको याद रखनी। यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखना, जैसे कि दूरी पूछता सूर्य से दूरी, तो देख लीजिए 5 के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से चलता है 5, मतलब 58 हो जाता है। 5 से गुणा कर देंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा 10, मतलब 108 मिलियन हो जाएगा। और इसके बाद 100 यहाँ पे 15 हो जाएगा, मतलब 5 3 15, ये 15 हो गया। इसके बाद 5 को 20, ये 20 के आसपास हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ तक का हम लोगों को जो 4 ग्रह ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम याद कर सकते हैं अपने। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सारे ग्रह आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गएंगे और आपको रटना भी है और इसको बनाना भी है। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको नोट डाउन करनी है। चलते हैं, देखते हैं आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया, इसमें लिखा गया क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में साल या सोल लिखा गया है। पौराणिक रोमन कहानियों में आप सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल का सिस्टम या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर्य शब्द का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक शब्दों को लिखें। ठीक, आगे एक दिया गया शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी, देखिए क्या कह रहा है, उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। अभी ये क्या बता रहा है कि ज्योग्राफी जो वर्ड होता है, जो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसको भूगोल बोलते हैं, ये क्या है, तो भैया ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, तो पृथ्वी का विवरण। या 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी या ग्राफिया शब्द का अर्थ होता है लिखना, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। देखिए जियोलॉजी, यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी का अध्ययन। जब जियोलॉजी की बात करते हैं तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाता है। जब जियोमेट्री की बात करते हैं तो पृथ्वी का मापन हो जाता है। जियो ऑडिट का बात करते हैं तो पृथ्वी के आकार का अनुरूप हो जाता है। ये 3 शब्द अलग अलग हैं, जियो को जोड़कर उनसे कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे भी एक बॉक्स में दिया गया, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। क्या, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आर्यभट्ट जो है कौन थे, तो प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। ठीक, ये हम लोगों ने यहाँ पे इतनी चीजें देख ली और ये सारी चीजें आपको कॉपी पे नोट कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है और इनको आपको नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप कैसे नोट्स बना रहे हैं, ये बना के भेजना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं। नंबर है 8750 48 28 18 48 28 18। इस नंबर पे भी आप भेज सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है जीएस स्टडी, उस पर भी भेज सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब पृथ्वी का सहचर, ये पृथ्वी का साथी है, पृथ्वी के साथ ही चलता है, इसी पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश और उष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, मतलब अपने चंद्रमा का अर्थ हुआ उपग्रह, मतलब ग्रह का भी एक और ग्रह हो जाना, उसे उपग्रह बोलते हैं। ठीक, आगे अब सौरमंडल की बात यहाँ पे आ जाती है कि सौरमंडल क्या है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम उसे सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है, तो सूर्य है। सूर्य सबसे केंद्र में स्थित होता है और सभी ग्रह और उपग्रह और ये सभी उसी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब सूर्य के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे हम। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है, एक अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है और इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। अब सौरमंडल में जो सारे ग्रह हैं उसको बांधे रखने का काम कौन करता है, तो सौरमंडल का जो है करता है इसका खिंचाव बल, जो सूर्य का खिंचाव बल है। सूर्य
सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जैसे ये यहाँ पे एक आपको फैक्ट मिल गया, ये फैक्ट आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, इसको नोट में बना लेना है। कितना? तो 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किमी, ये सूर्य की दूरी है पृथ्वी से। अब ग्रह की बात करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हुए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस या नेपच्यून अभी हम लोगों ने देखा। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी के ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका क्या है? माई वेरी इफिशिएंसी मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स। ये आपका जो अंग्रेजी में दिया गया, माई वेरी इफिशिएंसी मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स, ये उसकी क्या, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ये ग्रह दिए गए हैं। जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने क्या बताया था, यहाँ से स्टार्ट होता है मरकरी से, मरकरी वीनस हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, मार्स हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा और हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा और नेपच्यून हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका पथ निश्चित है, इसीलिए ग्रह पथ निश्चित है, एक निश्चित पथ पर। अब ग्रह देखिए, यहाँ पे ग्रह होने की क्या परिभाषाएं हैं, ये चीज आप देख सकते हैं। क्या पहला क्या होना चाहिए? तो पहला होना चाहिए एक निश्चित पथ होना चाहिए। भैया इसका निश्चित पथ हो गया, पर सूर्य के चारों चक्कर लगाते ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए। दीर्घवृत्ताकार में मतलब बिल्कुल गोल नहीं है, ये दीर्घवृत्ताकार ऐसे इस टाइप में बने हैं, यहाँ पे सूर्य स्थित है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को क्या माना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक का प्लूटो को देखिए, अब यहाँ पे जो 9वां ग्रह है इसको क्या बोलते थे? प्लूटो। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन, अब देखिए ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन। अब ग्रह कौन है कौन नहीं है इसके बारे में निर्णय कौन लेता है? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन लेता है। ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। मतलब अब क्या, ये बौने ग्रह हैं क्योंकि ये दूसरे ग्रह का पथ को काटते हैं। जो ये पथ बना हुआ है, ये इसके पथ को कहीं पे जैसे इस तरह से काट दिए, तो अब ये बौने ग्रह में आ जाएगा। तो इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। किसको हटाया गया? तो प्लूटो को हटा दिया गया। इसके साथ में जो नए खगोलीय पिंड खोजे गए थे 2003 UB 313 और सीरस एवं इसको जो है अब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए आगे हमारी पृथ्वी स्टार्ट होती है। आखिर हमारी पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के बारे में बताया गया। ठीक है, इसको बहुत अच्छे देखते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर दूरी के हिसाब से बात करते हैं तो इसके पहले कौन आता है? तो बुध आ जाता है, फिर शुक्र आ जाता है, फिर तीसरे नंबर पे पृथ्वी आ जाती है, तीसरा ग्रह। आकार में यह 5वां ग्रह से है। अब क्या बता रहा है? तो आकार के हिसाब से देखें तो ये 5वां ग्रह है। ये भी चीज आपको यहाँ पे मार्क कर लेना, याद रख लेना। पहला क्या, दूरी के हिसाब से क्या हो जाएगा? तो दूरी के हिसाब से तीसरा। और हम आकार की बात करेंगे तो आकार के हिसाब से ये 5वां ग्रह है पृथ्वी। ठीक, या ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है। जैसे मतलब पृथ्वी का आकार की बात करें तो बिल्कुल गोल नहीं है। अब इसको ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ऐसे इस तरह से बना हुआ है, मतलब बिल्कुल गोल उस तरह से नहीं बन पाया, एक अंडे की तरह बना हुआ है। ठीक, चपटी हुई है। यही कारण है कि इसमें आकार को भू आभ कहा जाता है। इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर। यहाँ पे क्या कर, संभवतः मतलब क्लियर नहीं है, एकदम 100% श्योर आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये कहीं पे भी अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाया कि जीवन कहीं अलग है या नहीं है। तो संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो केवल अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक हैं गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से सभी व्यक्ति जीवित रहते हैं, उसी से पेड़ पौधे भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ 2/3 कितना, तो
2/3 जो पानी की सतह से ढका हुआ, पानी से ढका हुआ, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये भाई पृथ्वी के बारे में एक बेसिक जानकारी हो गई। अब ये बेसिक जानकारी अगर याद रखते हैं तो हम जब अगली नेक्स्ट क्लास की ज्योग्राफी को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर जो है ये नीला ग्रह है पृथ्वी में क्या है। पृथ्वी के अंदर जाएंगे, पृथ्वी के अंदर की चीज़ें देखेंगे। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं चंद्रमा के बारे में बताया गया। चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, यह है चंद्रमा। एक ही उपग्रह है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4। अब व्यास की बात करते हैं तो व्यास कितना है, तो 1/4 है। व्यास को याद रखिएगा कितना, 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग कितना, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये दूरी आपको याद रख लेना है कितनी है, तो दूरी अगर पृथ्वी से कितनी है तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने भैया सूर्य की दूरी की बात की थी, तो सूर्य कितनी दूर था ये आपको बताना है, तो 15 करोड़ किलोमीटर था। और यहाँ पे हमारी कितनी दूर है, तो ये मात्र 3,84,400 किलोमीटर दूर है। बहुत बड़ा अंतर है। कहाँ पे 15 करोड़ किलोमीटर और वहीं पे ये आपका सिर्फ लाखों में। अब आप पृथ्वी से सूर्य के चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक, ये हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है, जैसे पहला फिगर ये दिया गया है, देखिए अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का फोटो। ये अंतरिक्ष से चंद्रमा का फोटो लिया गया, चंद्रमा इस तरह से हमें दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है, एक रॉकेट छोड़ा गया, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, इस तरह से ये रॉकेट आती है पृथ्वी पर गिरती है और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना और उपग्रह अपने कक्षा में स्थापित हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3000 क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार कितना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी दूरी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति के बावजूद सूर्य हमारे प्रकाश मतलब हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको याद रखना है, क्या सूर्य की दूरी की बात करते हैं, सूर्य की दूरी अगर हम बात कर ले रहे हैं तो हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी, तो 15 करोड़ किमी हो जाएगा। और यहीं पे अगर हम लोग टाइम की बात कर लेते हैं कि आखिर सूर्य का प्रकाश का जो टाइम होता है ये कितना जाता है, तो 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से चलता है। और कितना समय लगता है टाइम का, तो ये लगता है लगभग 8 मिनट का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी पे पहुंचने का। ये आपको तीनों चीजें याद रखना। रोचक तथ्यों में बात क्या है, नील आर्मस्ट्रांग ये कौन है, तो ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। कब, तो 21 जुलाई 1969 को। अगर आपसे पूछा जाता कि चंद्रमा पे क्या अभी तक कोई जा चुका है, तो बिल्कुल जा चुका है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो क्या कोई भारतीय भी चंद्रमा पे गया है, अंतरिक्ष में तो गया है लेकिन चंद्रमा पे अभी तक कोई व्यक्ति नहीं गया है। ठीक, जैसे राकेश शर्मा का आपने नाम सुना होगा, तो ये अंतरिक्ष में जा चुके हैं। आगे चलते देखते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह यह कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS या इंडोसैट हैं इत्यादि हैं। इसके बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे 2 प्रकार के उपग्रह हो गए, एक होता है प्राकृतिक होता है, एक होता है मानव निर्मित। तो पृथ्वी का अगर देखा जाए तो प्राकृतिक उपग्रह क्या है, तो वो है हमारा चंद्रमा। लेकिन अगर हम मानव निर्मित उपग्रह की बात करते हैं तो उसमें इनसेट वगैरह इसमें दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे उपग्रह हैं जिनसे संचार व्यवस्था हमारी संचालित होती है। ठीक, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्या है। तो आगे हमारा इसमें दिया गया जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो भैया जीव एवं पौधों को जीवित रखने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे एक क्षुद्रग्रह, जो हम लोगों ने क्षुद्र पट्टी पढ़ा था उसके बारे में क्षुद्रग्रह यहाँ पे दिया गया है। चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसीलिए के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का जो है अभी तक का केवल पृथ्वी से एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि वो अपने अक्ष पे और अपने सूर्य के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर एक ही टाइम पे पूरा करता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है।
यहाँ ना तो पानी है और ना ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। किस दिन? तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया पे इनको देखा जा सकता है, जो कि पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, ये सब देखे जा सकते हैं। अब क्षुद्र ग्रहों की बात कर लेते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी हम लोगों ने पढ़ा था, अब उसके बारे में बात करते हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में आपने देखा। 1.2 चित्र कौन सा है? तो हमारा भैया ये है। यहाँ पे देखिए, ये हमने पहले ही बताया था, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं, वही हैं क्षुद्र ग्रह। अब आगे चलते हैं। अब उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड बोलते हैं। अब सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, उनको टुकड़ों को क्या बोलते हैं? उल्कापिंड। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी पर के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। ठीक, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह है। क्या कह रहा? ये लाखों तारों का एक समूह है और इस पट्टी को क्या बोलते हैं? तो इस पट्टी को बोलते हैं आकाश गंगा या फिर मिल्की वे। अब मिल्की वे क्या है? मतलब जो तारों, लाखों तारों का समूह है, जो सफेद तरह की पट्टी दिखती है, उसे को आकाश गंगा बोलते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश के प्रकाश में इस बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों का समूह है एवं बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार कि लाखों आकाश गंगाएं, अब क्या है? इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब ब्रह्मांड के निर्माण का कैसे होता? तो इस तरह की लाखों आकाश गंगाएं मिलती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। मतलब ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसके बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। सिर्फ वैज्ञानिक जानकारी जुटाने में जुटे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया है। इसमें एक व्यक्ति, एक छोटी सी बच्ची को बनाया गया है। छोटी सी बच्ची कहाँ पे है? तो ये पृथ्वी में है। पृथ्वी कहाँ पे है? तो पृथ्वी सौरमंडल में। सौरमंडल कहाँ है? तो सौरमंडल आकाशगंगा में। आकाशगंगा कहाँ है? तो ये ब्रह्मांड में। तो इस तरह से हमारा स्थान निर्धारित होता है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? देखिए, इस चित्र में स्थान हमारा बिल्कुल बीच में है। यहीं से हम लोगों ने अपने जो फिगर बनाने की बात की है, वो उसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे लाखों आकाशगंगाएं, तो मतलब लाखों पृथ्वी भी हो सकती हैं। जरूरी थोड़ी ना कि जीवन सिर्फ हम लोगों का है, बहुत लोगों का जीवन हो सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे अब इस चैप्टर की समाप्ति हो गई है और इस चैप्टर के समाप्त होने पे जो इसके अभ्यास प्रश्न दिए गए वो यहाँ पे दिए गए, जिनको आपको करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसके उत्तरों को आपको संक्षेप में लिखना है और लिख के राइट डाउन करके आपको भेजना भी है। ठीक है, राइट कीजिए और इनको भेजिए भी। ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है? अब ग्रह और तारों में क्या अंतर भैया? ग्रह के पास अपनी उष्मा एवं ऊर्जा नहीं होती। तारों के पास क्या होता है? अपनी ऊर्जा एवं उष्मा होती है। सिंपल सा। सौरमंडल से आपका क्या समझते हैं? सौरमंडल क्या होता है? जिसमें कि पृथ्वी मतलब सूर्य केंद्र में होता है। इसके अलावा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह एवं ग्रहों के भी जो चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उपग्रह एवं बौने ग्रह सभी जब उसमें सम्मिलित होते हैं, उसको सौरमंडल कहते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार में सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो सूर्य से सारे ग्रहों के नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही एक ग्रह ऐसा है जहाँ पे जीवन रूपी या जीवन को जीने वाले जो आवश्यक तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन, जल एवं हवा को शामिल कर सकते हैं। ठीक है,
हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि भैया ये 27 दिन में अपने स्थान पर भी और अपने जो हमारी ग्रह पृथ्वी है इसके चारों तरफ चक्कर एक ही टाइम पीरियड पे पूरा करता है। आखिर ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड, देखिए लास्ट में ब्रह्मांड का निर्माण के बारे में ही बताया गया है, तो इसको तो आपको जरूर कर देना है। ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड जब लाखों आकाश गंगाएं मिलकर निर्माण करती हैं ब्रह्मांड का, इसमें जो है पृथ्वी और तारों और अन्य ग्रहों के या अन्य हजारों करोड़ों जो है सौरमंडल स्थित हो सकते हैं ब्रह्मांड में। ठीक, अब यहाँ पे नीचे दिया गया है, सही उत्तर पे चिन्ह लगाइए। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? यहाँ पे आपसे पूछा गया जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं? तो बृहस्पति को बोलते हैं, शनि को बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं, तो भैया ये शुक्र को बोलते हैं। सूर्य से तीसरा ग्रह सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये भैया पृथ्वी है। सूर्य से तीसरा ग्रह पूछ रहा है, तो तीसरा ग्रह हम लोगों ने देखा था कौन है, तो पृथ्वी है। आगे चलते हैं। आगे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो देखिए इसमें वृत्तीय कर दिया गया, आयताकार दिया गया, दीर्घवृत्ताकार, तो इसमें दीर्घवृत्ताकार रूप में चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे को किस दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो भैया अब बताना है मंगल और बृहस्पति के बीच में। इसको हमने आपको बताया है, फिर मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है भैया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे खाली स्थान भरना है। अब खाली स्थान आपको भरना, मैंने इतना कुछ बता दिया, अब खाली स्थान आपको भरना है, ठीक। खाली स्थान पे भरिए। का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक। तारों के एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है ग्रह, क्या है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? यहाँ पे भी आपको भरना है। ग्रहों के पास अपनी क्या ऊष्मा और क्या नहीं होती? तो ऊर्जा नहीं होती। आओ कुछ करें। अब यहाँ पे आओ कुछ करें का दिया गया है। सौरमंडल पर एक चार्ट तैयार कीजिए, मतलब सौरमंडल आपको एक फिगर बनाना है जिसमें सभी ग्रहों को दर्शाना है, बीच में सेंटर, जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे ये सूर्य को दिखा दिया। अब इसके चारों तरफ यहाँ पे आप पृथ्वी को दिखा दीजिए, मतलब यहाँ पे बुध को दिखा दीजिए, यहाँ पे शुक्र को दिखा दीजिए, यहाँ पे पृथ्वी को दिखा दीजिए, यहाँ पे मंगल को दिखा दीजिए, यहाँ पे आप क्षुद्र ग्रह पट्टी दिखा दीजिए, यहाँ पे आप बृहस्पति को दिखा दीजिए। इस तरह से सभी को दर्शाइए। छुट्टियों में एक तारामंडल में जाकर देखें कि वहां अपने अनुभव का कक्षा में बताएं। अब एक तारामंडल जैसे होते हैं ना, हर सिटी में लगभग एक तारामंडल पाया जाता है। साइंस सिटी में आप जाएंगे तो वहां पे देख सकते हैं, ठीक। पृथ्वी एवं सौरमंडल पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करें और उसमें सभी क्विज को सॉल्व करें, मतलब एक प्रश्न पूछें। आओ खेलें। अब खेले में क्या है? हिंदी में सूर्य को सूरज भी कहा जाता है। हमारे देश में विभिन्न भाषाओं में सूर्य के नामों का पता लगाइए। अपने मित्र, शिक्षक एवं पड़ोसी की मदद लें। आप मानव सौरमंडल का निर्माण करके मनोरंजन के लिए एक खेल खेल सकते हैं। प्रथम चरण में आपकी कक्षा में सभी छात्र इसे खेल सकते हैं। एक बड़े हॉल में या खेल के मैदान में एकत्र हो जाएं। अब दूसरी चरण में क्या? अब मैदान में 8 वृत्त खींचे, जैसे कि आगे चित्र में दिखाया गया है। 5 मीटर की लंबी रस्सी लेकर उस पर चाक या स्याही से प्रत्येक आधे मीटर की पर एक चिन्ह लगाएं। केंद्र की चिन्हित करने के लिए वहां एक छोटी सी कील को रख दें। अब केंद्र में खड़े होकर रस्सी को एक सिरे से पकड़ें। देखिए ये यहाँ पे बनाया गया है, कैसे चक्कर लगा रहा, कैसे यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे बुध है, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे बृहस्पति है, यहाँ पे शनि है, यहाँ यूरेनस है, यहाँ नेपच्यून है। इस तरह से सभी है, ठीक। अब देखिए ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो पूर्व पश्चिम की तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। इसमें कुछ ग्रह, एक ग्रह ऐसा भी है जो उल्टा चक्कर लगाता है, जो कि कैसे लगाता है? तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाता है। तो इस तरह से आपको सभी को याद रखना है। अपने मित्र से कहें कि वह आधा मीटर वाले चिन्ह पे चाकू एवं रस्सी के साथ पकड़कर भूमि से लगाकर केंद्र की चारों ओर तरफ घूमें। क्या? केंद्र की चारों तरफ घूमें। इस प्रकार आप एक वृत्त खींच सकते हैं, जैसे कागज पर प्रकार एवं पेंसिल की मदद से खींचते हैं। इसी प्रकार अन्य वृत्त भी बनाएं। तीसरा चरण 10 प्ले कार्ड तैयार करें। उनका नाम सूर्य, क्या? सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून रखें। चौथा चरण क्या है? 10 छात्रों को चुने नीचे दिए गए अनुसार खड़ा कर दें एवं प्रत्येक के हाथ में एक प्ले कार्ड पकड़ा दें। प्ले कार्ड का विवरण का क्रम क्या रहेगा? सबसे लंबा सूर्य, उस सबसे छोटा चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र एवं पृथ्वी लगभग समान। इस तरह से आपको पूरा बनाना है। आप सभी छात्रों को अपने अपने प्ले कार्ड पकड़कर अपने स्थान पर खड़ा रहने को कहें। चंद्रमा वाले प्ले कार्ड पकड़े हुए छात्र को पृथ्वी वाला प्ले कार्ड पकड़े छात्र के हाथ पकड़े रहने के लिए कहें। अब आपका सौरमंडल तैयार है।
अब प्रत्येक छात्र को धीरे धीरे वामावर्त बाईं ओर की तरफ दिशा में घूमने के कहें। आपकी कक्षा क्लास में एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित हो गई है। अपनी कक्षा में घूमते समय आप अपने स्थान पर भी घूमिए। दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाले शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर, अब क्या कह रहा है देखिए, दक्षिणावर्त घूमने वाले जो कौन कौन है, तो शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर से सभी वामावर्त दिशा में घूमने चाहिए। ठीक, किसको किसको, तो शुक्र एवं यूरेनस, देखिए ये यहाँ पे शुक्र है और यहाँ पे यूरेनस है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए, बाकी सबको आपको उल्टी दिशा में घुमाना है। ठीक, तो दोस्तों हम लोगों ने जो ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर नंबर 1 था, इसमें हम लोगों ने पूरी चीज़ें समझ ली हैं। हम लोग इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।